नमस्कार दोस्तों। भारत सहित दुनिया के कई देशों में जो ईवीएम मशीन है जिसकी मदद से चुनाव कराए जाते हैं हमारे देश के अंदर और हमारे देश के अलावा भूटान, नेपाल, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया और मिस्र, इन सभी देशों के अंदर ईवीएम की हेल्प से बड़े स्तर पर, जी हाँ, एक बड़े स्केल पर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर वो लोकसभा चुनाव भी क्यों ना हो, इन सभी का सही तरीके से समापन कराया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे देश भी हैं जो देश काफ़ी विकसित हैं, जी हाँ, जिसमें आपका इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और यूएसए, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि यहाँ पर जो भी इलेक्शन होता है वो हमेशा मतदान पत्र के माध्यम से यहाँ पर वोट डाले जाते हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, कभी जानने का प्रयास किया है क्या? इन सभी विकसित देशों को ईवीएम मशीन के ऊपर फेथ नहीं है, बिलीव नहीं है। भाई टेक्निक आ चुकी है मार्केट में, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी ध्यान रखिएगा, जो अभी 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं यूएसए के अंदर, जिसका रिजल्ट आपका 20 जैन को आएगा, जिसके नॉमिनेशन है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कौन, कमला हैरिस। इन दोनों के मध्य ये क्या होगा, चुनाव जो कंडक्ट होगा 5 नवंबर को, ये भी आपका मतदान पत्र के माध्यम से संपन्न होगा। क्या ये देश काफ़ी गरीब देश हैं, ईवीएम मशीन काफ़ी कॉस्टली है? वजह दोस्तों क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या हमारे भारत के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से जो चुनाव कंडक्ट होता है वो बिल्कुल फेयर तरीके से होता है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी परसेप्शंस के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके यस और नो में लिख के भेज दीजिएगा। सो गाइस, अगर हम ईवीएम को थोड़े से इतिहास को और समझे, हमको पता है कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 1982 में केरल के जो पारूर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ था वहाँ पे पहली बार इसका प्रयोग हुआ था, राइट। और इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग हुआ था। और उसके बाद 2004 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य के आपके विधानसभा चुनाव के चुनाव हो, इसका प्रयोग किया गया। और हर बार जो भी पार्टी हारी है, हर पार्टी ने यही दावा किया कि ईवीएम मशीन फेथफुली नहीं है। जी हाँ, ईवीएम मशीन के साथ में छेड़खानी की गई है। अभी वंस अपॉन ए टाइम की बात नहीं, अभी चंद दिनों पहले की बात है। हरियाणा विधानसभा चुनाव, जी हाँ, कंडक्ट हुए थे 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को उसके नतीजे आए थे। जो पार्टी जीतने वाली थी वो जीतते हार गई, मतलब खेला बिल्कुल पलट गया। कांग्रेस की जीत काफ़ी दर्ज थी। फाइनली जो आपके एग्जिट पोल थे उन्होंने भी यही दावा किया था, 50 पार कांग्रेस को दिया था। लेकिन अचानक से सीटें कितनी आई? मात्र मुट्ठी भर, बस। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा किया। 99% चार्जिंग कैसी थी ईवीएम मशीन की, और उन सभी ईवीएम मशीन के अंदर बीजेपी के वोट कैसे दर्ज थे, वगैरह वगैरह। चुनाव आयोग को याचिका दी, लेकिन चुनाव आयोग ने फटकार लगाते हुए याचिका को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी हाल ही में मैं दोस्तों ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके पीछे की वजह आपको बताऊँगा। उस वजह जानने के बाद में आपके पैरों तले से दोस्तों जो सरफेस है, जो ज़मीन है, वो खिसक जाएगी। और जो सर के ऊपर आपके जो आसमान है, क्या पता शायद वो हल्का सा हिल जाए। मतलब कि आज तक हमारे इतिहास में जो दोस्तों स्तर है राजनीति का, जो गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और एक स्तर मैं आपके सामने और लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, जिसको सुनने के बाद में शायद आप कभी शॉक्ड हो जाओ। मैं खुद शॉक्ड हो गया था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जी हाँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होगा और झारखंड में 13 से 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, मतलब कि मतदान होगा। और दोनों की जो काउंटिंग है, मतों की जो गिनती होगी, वो डेट बिल्कुल सेम है आपकी 23 नवंबर को, 23 नवंबर को। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता जो वर्तमान समय के अंदर है वो है 9.63 करोड़, ठीक है। कुल सीटें हैं 288, सामान्य के लिए 284, बाकी अदर कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के अंदर, कुल मतदाता हैं 2.6 करोड़ और कुल सीटें यहाँ पर हैं 81। अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को अपना अनाउंसमेंट किया था कि किस राज्य में आखिरकार कब विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन अचानक से चंद घंटों पहले चुनाव आयोग ने अपना एक नया नोटिस जारी कर दिया, अपना एक नया फैसला लागू कर दिया। और इस फैसले के तहत प्रत्येक पोलिंग बूथ के अंदर मतदाताओं की जो संख्या होगी वो 1200 से बढ़ा करके अब 1500 कर दी गई है। और इस पर भारत की राजनीति के अंदर बवाल खड़ा हो चुका है। जी हाँ, जो हमारी जो तपिश है सियासी सरजमी के ऊपर, वो टेम्परेचर, उसकी तपिश और अधिक हाइक हो चुकी है, मतलब कि बढ़ चुकी है। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 1200 से 1500 हो, 1500 से 1800, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है।
कि हर पोलिंग बूथ की एक कैपेसिटी होती है, जी हाँ, एक एरिया होता है। अगर संख्या बढ़ जाएगी, अगर उस स्थान पर भीड़ अधिक लग जाएगी, तो कुछ लोग भीड़ को देख करके वापस बैक टू पवेलियन मतलब घर वापसी कर लेते हैं बिना वोट डाले। क्या आप खुद मानिएगा कि अगर कम से कम 500 मीटर लंबी लाइन लगी पड़ी है, आपको उस लाइन में लग करके वोट देना हो, जी हाँ, आपका फर्ज बनता है कि आप वोट दें, उस लाइन में लगें। लेकिन कुछ तबका हमारा ऐसा भी है जो एक वोट को, जी हाँ, एक फॉर्मेलिटी समझता है। जी हाँ, मतदान करना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है। कभी कभी कुछ हमारे भारत के अंदर ऐसे भी लोग हैं, सब ऐसे नहीं है, बहुत ही कम प्रतिशत ऐसे लोगों का। तो यहाँ पे किसी प्रकार की भीड़ ना बने, भगदड़ ना हो जाए, तो इसको लेकर के एक याचिका दायर करी थी। और एक सुप्रीम कोर्ट के ही एक वरिष्ठ वकील हैं, उनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, आपने सुना होगा। इन्होंने एक याचिका दाखिल करी थी और तत्काल सुनवाई की इस बात को लेकर के मांग करी थी कि अचानक से संख्या बढ़ाई गई है, इसके पीछे की वजह है क्या? ये अचानक से आप अनाउंसमेंट कर दे रहे हो, तो इसका बैड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर में होने वाला जो चुनाव है हमारा उस पर, खासतौर पे 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी थी, उस याचिका को लेकर के इन्होंने अपनी दलील दी थी। और ध्यान से सुनिए, देखिए खबर में आगे क्या लिखा है कि सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनु सिंघवी भी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे और तर्क दिया कि प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या में 1200 से 1500 की वृद्धि मतदाताओं के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। मतलब कि ये है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है उसे आसान से आसान बनाने की हमको ट्राई करना चाहिए, ना कि उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि संख्या अगर बढ़ेगी वोटर्स की, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोलिंग बूथ के भी अंदर संख्या बढ़नी चाहिए, जाने वालों की, वोट डालने वालों की। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आगे जो स्कूल है, जो खाली स्कूल है आसपास, उनको एंगेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर घर के पास ही स्कूल होगा, तभी लोग जाएंगे वोट देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा इंतजार आप और करिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दलील दी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से, जी हाँ, जो वकील पेश हुआ था उसकी जगह पर, जी हाँ, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था। सीधे जस्टिस संजीव खन्ना ने जो कहा, उसके बाद तो बवाल खड़ा हो गया। और बवाल इस कदर खड़ा हुआ कि जब अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे, इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ला दे करके कौन दे रहे थे? जस्टिस संजीव खन्ना। जी हाँ, ये वही जस्टिस संजीव खन्ना है जिनकी 11 नवंबर को सीजेआई की शपथ है। ये इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अभी फिलहाल कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, आपको अच्छे से पता होगा। 10 तारीख को रिटायरमेंट डेट है इनकी। नेक्स्ट डे ही संजीव खन्ना की क्या है? ओथ है, शपथ है। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार खेला क्या चल रहा है। सोचिए, इतना सपोर्ट चुनाव आयोग को, और ये चुनाव आयोग वही चुनाव आयोग है जिसने एक बार बीजेपी के कहने पर जो डेट 1 अक्टूबर डिसाइड हुई थी, उसको तुरंत शिफ्ट कर दिया 5 अक्टूबर को। बस एक इन्होंने याचिका दायर कर दी थी, रिक्वेस्ट डाली थी, लेटर डाला था चुनाव आयोग को कि इस डेट को प्लीज़ खिसका दो। खिसका दिया। और ये वही चुनाव आयोग है जिसने स्मार्ट तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव कंडक्ट कराने का फैसला लिया, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ में महाराष्ट्र के चुनाव कंडक्ट हो सकते थे। उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं अपने पिछले काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको वो वीडियो याद है, जी हाँ, एक योजना है महाराष्ट्र के अंदर जिसकी किस्त अभी दिवाली पर जानी है सबके अकाउंट पर। जी हाँ, वो योजना महिलाओं से संबंधित है। इतना इशारा आपके लिए शायद बहुत होगा। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये है आपका लाइव लॉ का। इसमें खबर में साफ साफ लिखा है कि मतलब सिंघवी जी की बात सुनने के बाद, मतलब कि अभिषेक मनु सिंघवी जी की बात सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने अपनी टिप्पणी करी। इसमें यह कहा कि चुनाव आयोग भी नहीं चाहेगा कि मतदान के जो हित हैं उससे संबंधित किसी की भी चीज़ की कोई हानि हो। यहाँ पर जस्टिस खन्ना का साफ साफ ये कहना है कि चुनाव आयोग तो ये कभी नहीं चाहेगा कि मतदान कम हो, इसलिए 1200 से 1500 कर दिया गया। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब पीठ ने सिंघवी से ये भी कहा कि याचिका की अग्रिम जो कॉपी है, जी हाँ, ये चुनाव आयोग को जाकर के सौंप दो। अगर डायरेक्ट चुनाव आयोग को ये चीज़ सौंपनी होती तो वो लोग कोर्ट के पास क्यों जाते सिंघवी जी? सवाल ये भी तो खड़ा होता है। फिर वहीं पर आकर के एक बहुत बड़ा खेला हो गया, सारा खेल फंस गया। आप देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी भी अच्छे से जानते हैं कि चुनाव आयोग से कोई सवाल करेंगे या फिर कोई जवाब देंगे तो वो जवाब वहाँ से कभी आ नहीं पाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सिंघवी ने ये कहा कि आप तत्काल प्रभाव से इस फैसले को पलट के और एक नया नोटिस जारी करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात को लेकर के मना कर दिया।
और जब दोस्तों जो दलीलें होती हैं वो लगातार दी गई और उसके बाद एक अजीब सा खेल कर दिया इन्होंने। जी हाँ, जस्टिस खन्ना जी ने, संजीव खन्ना जी ने, जो अगली याचिका की जो डेट दी गई, जी हाँ, अगली जो हियरिंग की जो डेट दी गई है वो दी गई है 2 दिसंबर 2024 को। आप सोच सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर आपने 2 दिसंबर दिए, तो खेल कितना चरम पर पहुंच चुका है। मतलब कि 20 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी, 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, तब 2 दिसंबर को सुनवाई करके हम क्या करेंगे भैया। मतलब समझने वाली बात यह है कि आखिरकार इंडिया में चल क्या रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग बहुत चरम पर पहुँच चुका है। इसके साफ साफ एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ इस बात को लेकर के इस याचिका की जो कमान है अपने हाथ में लिया है संजय राउत ने। संजय राउत दोस्तों सांसद हैं, शिवसेना के एक बहुत ही सीनियर नेता भी हैं, और इन्होंने फाइनल इस पर एक्शन लेते हुए साफ साफ ये कहा है कि हम इस मुद्दे को, इस मसले को अब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे। आपको बता दें कि पहले ही खबर निकल कर सामने आई है कि जो यूबीडी सांसद है संजय राउत ने तो बाकायदा लिस्ट जारी कर दी थी। इन्होंने ये भी बता रखा है कि जो 300 जो एक्स्ट्रा ला रहे हैं ये लोग, उसके लाने की पीछे की वजह क्या है। मतलब कि किस तरीके से जिन जिन मतदाताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव में अघाड़ी, मतलब कि महाविकास अघाड़ी को वोट दिया था, उनका नाम हटा करके लिस्ट से, जी हाँ, अपने डमी वोटर्स, जी हाँ, अपने फेक वोटर्स को उस लिस्ट में ऐड करके ये उनसे अपने उसमें पार्टी को वोट दिलवाने वाले हैं। दोस्तों ये दावा किया था संजय राउत ने, ये सांसद है शिवसेना के, और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास, लिस्ट भी इनके पास से, लिस्ट को जारी भी किया था। ये दोषारोपण है, दाल में नमक है, या फिर दोस्तों आखिरकार आटे में नमक है, या फिर नमक के अंदर आटा है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं। अगर आपको हाथ में दिक्कत है, टाइपिंग करने में कुछ इशू आता है आपको, तो आप नहीं करेंगे कमेंट तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यूबीडी सांसद संजय राउत का ये भी कहना था कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 10,000 से ज़्यादा मतदाता हटाए जा रहे हैं और फर्जी वोटर्स वहां पर तैयार करे जा रहे हैं। इतना बड़ा इन्होंने दावा किया था। अब इस पर एक्शन तो हो नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अब चुनाव आयोग की जो वोटिंग परसेंटेज वाला मामला था, आपको याद होगा, जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप जानते हैं कि किस तरीके से, जी हाँ, पानी सिर के ऊपर निकल चुका था। पहले 61% का मतदान बढ़ा करके इन्होंने 67% कर दिया। क्या चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इतनी बड़ी गलती कर सकता है? इतने बड़े चुनाव को लेकर के जब ऑब्जेक्शन उठ रहा हो, जी हाँ, ईवीएम मशीन की जो बैटरी पाई गई थी 99%, और उसमें मैक्सिमम वोट बीजेपी के दर से, और उन सभी क्षेत्रों से बीजेपी का ही क्या हुआ, सांसद जीता था, नेता जीता था। और जहां पर लगातार सभी एग्जिट पोल कांग्रेस के सपोर्ट में थे, अचानक से खेला पलट गया। इसका अर्थ क्या निकल के आता है, आप सोच सकते हैं। और वहीं पर 10 नवंबर को जो सीजीआई जो है आने वाले टाइम पर जो अपना रिटायरमेंट लेंगे, उसकी जगह पर जो आखिरकार जो ये खन्ना जी आए हैं, वो किस तरह से आखिरकार सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार को, वो आपको साफ साफ दिख चुका होगा अब तक। तो बस एक तरफ हम जानते हैं कि जो चंद्रचूड़ जी हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, जो सीजीआई हैं वर्तमान में, उन्होंने किस तरह से अपनी स्टेटमेंट दी थी। इसका भी स्क्रीनशॉट देखिएगा, कैसे वो दोस्तों भगवान के ऊपर, जी हाँ, एविडेंस के आधार पर ना होते हुए केवल भगवान के आधार पर, अपने इंट्यूशन के आधार पर उन्होंने अयोध्या वाला मामला उठाया था कि मैंने इसका फैसला क्यों सुना वगैरह वगैरह। इसको लेकर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डोंट वरी, दोबारा डिस्कस करके ना तो आपका टाइम खर्च करूँगा ना ही आपका टाइम खर्च करूँगा। वो आपको पता भी होगा कि मैटर क्या था। मतलब कि भारत जो है हमारा वो संविधान से चलेगा या इनके इंट्यूशन के आधार पर चलेगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह से इन्होंने केवल एक पर्सनैलिटी पीएम मोदी को अपने घर पर बुलाया था, उनसे आरती करवाई थी। सोचिए, वो भी एक सवाल खड़ा होता है। और उसके अलावा मैंने एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया था, जी हाँ, जो सीजीआई थे, उनका नाम आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाद में वो राज्यसभा चले गए थे रिटायरमेंट के बाद। क्या इनकी भी वही मंशा है? आपने कमेंट उस वीडियो पर शायद नहीं करा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है? मैं बात कर रहा हूँ रंजन गोगोई जी के बारे में। जी हाँ, जैसे ही उनकी रिटायरमेंट पूरी हुई थी, उसके बाद वो राज्यसभा उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो काफ़ी मैक्सिमम फेवर करते थे केंद्र सरकार का। तो गाइस आखिरकार चल क्या रहा है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसे हालातों में लोकतंत्र का क्या होगा?
और सबसे बड़ी बात यह कि चुनावी प्रक्रिया का क्या होगा। अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या वास्तविक रूप से इंडिया की सरजमी के ऊपर से हमने ईवीएम को समाप्त करके वही जो हमारा था बस पेपर वाला फॉर्मेट अपनाना चाहिए, क्योंकि विकसित देश अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे की कोई ना कोई तो वजह होगी ना। जी हाँ, इस पर आप मंथन करिएगा। अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, जो भी आपका फ्रेंड है जो इस टाइप के टॉपिक पर रुचि रखता है उस तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।